बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बजट 2024-2025 पर बोलने का अवसर दिया है। अध्यक्ष महोदय, बजट तो है ही अपना, लेकिन बजट के साथ साथ कुछ अच्छी बातें भी दिखाई दे रही हैं, और वो अच्छी बातें वो भी हैं जो समाजवादियों से इन्होंने चुरा करके अपने बजट में शामिल की हैं। शुरू करने से पहले, अध्यक्ष महोदय, शुरू करने से पहले शेर कोई भी अब उनके मुंह से अच्छे ही नहीं लगते। शेर कोई भी अब उनके मुंह से अच्छे नहीं लगते, 46 में 56 की जो बात है करते। ये बजट जो पेश हुआ है, इतना बड़ा बजट, और हर बार ये कहा जाता है कि अब तक का सबसे बड़ा बजट, और अगर सबसे बड़ा बजट है तो ये सरकार खर्च क्यों नहीं कर पा रही है? जो एक्चुअल टोटल बजट है, जो प्रोविजंस हैं, और जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर, उसमें फर्क क्यों है? अध्यक्ष महोदय, मुझे उम्मीद है कि वित्त मंत्री जब अपनी बात रखें तो ये भी बताएं कि पिछली बार जिन जिन विभागों में बजट आपने दिया था, जो प्रोविजंस किए थे आपने, वो एक्सपेंडिचर में क्या दिखाई दे रहे हैं? आखिरकार सरकार खर्च क्यों नहीं कर पा रही है? अगर बजट इतना बड़ा है तो खर्च कितना है? अगर हम एक एक विभाग का देखें, हाउसिंग डिपार्टमेंट, मैं करोड़ों में कह रहा हूं, जो प्रोविजन किया गया था वो 7360, जो खर्च हुआ है 4325। इंडस्ट्री डिपार्टमेंट 1938, खर्च हुआ है 464.00। इंडस्ट्रीज 81 करोड़ का बजट था, खर्च आपने 30 करोड़ किया है। इंडस्ट्री डिपार्टमेंट फॉर खादी एंड विलेज इंडस्ट्री, आपने बजट प्रोविजन किया 144 करोड़, खर्च किया आपने 90 करोड़। इंडस्ट्री डिपार्टमेंट हैंडलूम इंडस्ट्री, आपने प्रोविजंस किए 1780, खर्च किया 437। इंडस्ट्री डिपार्टमेंट हैवी एंड मीडियम इंडस्ट्री, आपका जो बजट था वो 21,116 करोड़ था, आपने खर्च किया 10,000 करोड़। डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, ये सबसे महत्वपूर्ण विभाग है। उस विभाग को जो प्रोविजंस थे बजट के, वो थे 64,000 करोड़ से ऊपर, आपने खर्च किया 43,000 करोड़। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट लगभग 2,000 करोड़, खर्च किया आपने 625 करोड़। एग्रीकल्चर एंड अदर एलाइड डिपार्टमेंट्स का जो बजट था वो 8,104 करोड़, खर्च किया आपने 4,332 करोड़ रुपए। एग्रीकल्चर एंड अदर एलाइड डिपार्टमेंट्स, लैंड डेवलपमेंट एंड वाटर रिसोर्सेज, उसमें लगभग 700 करोड़, खर्च किया आपने केवल 94 करोड़ रुपए। एग्रीकल्चर एंड अदर एलाइड डिपार्टमेंट्स 29,190, 29,190, और खर्च किया आपने 15,729। एग्रीकल्चर एंड अदर एलाइड डिपार्टमेंट्स पंचायती राज 15,000 करोड़ के लगभग, और आपने खर्च किया 7,000 करोड़। एग्रीकल्चर एंड अदर एलाइड डिपार्टमेंट लाइफ स्टॉक, जिसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण छोटे छोटे विभाग भी हैं, कई महत्वपूर्ण योजनाएं चल रही हैं, आपने बजट प्रोविजंस किए 3,000 करोड़ के, खर्च कर रहे हैं आप 1,766 करोड़। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, अध्यक्ष महोदय, बजट 1,000 करोड़, खर्च किया 444 करोड़ रुपए। शुगर केन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, जो शुगर इंडस्ट्री के लिए सरकार की तरफ से जो बजट है,
जो बजट आपने प्रोविजंस किए वो 2117 करोड़ रुपए, खर्च किया आपने 1247। होम डिपार्टमेंट, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है, जिसमें आपके बजट प्रोविजंस थे 37,000 करोड़ 636 करोड़ रुपए, आपने खर्च किया 21,000 करोड़ रुपए। होम डिपार्टमेंट जो सिविल डिफेंस है उसमें 27 करोड़ खर्च किया, 15 करोड़ रुपए। मेडिकल डिपार्टमेंट, मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जिसमें आप कहते हैं कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, वो अलग बात है कि छिपे आप पीछे के रास्ते से, पीपीपी मॉडल के रास्ते से प्राइवेट लोगों को आप इसमें शामिल कर रहे हैं। उसके लिए बजट था 9,795, खर्च किया आपने 5,612 करोड़। अर्बन डेवलपमेंट, आपका बजट था 26,000 करोड़, आपने खर्च किया 16,000 करोड़। सिविल एविएशन डिपार्टमेंट, जिसका बजट था 1,890 करोड़, खर्च किया आपने 1,000 करोड़ रुपए। जस्टिस डिपार्टमेंट, जिसमें बहुत सारी और योजनाएं चलती हैं, 8,234 करोड़ बजट प्रोविजंस, और आपने जो खर्च किया है वो 2,700 करोड़ रुपए। ये रिपोर्ट है, और ये अध्यक्ष महोदय, ये सरकार की रिपोर्ट है। जो सरकार खर्च नहीं कर पा रही है पैसे, जो सरकार जनता तक अपनी चीजों को नहीं पहुंचा पा रही है, तो वो क्या रास्ता अपना रही है? शेर और शायरी का। क्या शेर और शायरी से जमीन तक बातें पहुंच जाएंगी? और अध्यक्ष महोदय, मैं कहूंगा कि जो जो मैंने कहा है, इसकी कम से कम सच्चाई सदन जाने कि आखिरकार सच्चाई क्या है, कि आप बजट खर्च क्यों नहीं कर पा रहे हो, या फिर आप जो प्रोविजन कर रहे हो वो आपके के आंकड़े गलत हैं, जो प्रोविजन कर रहे हो वो आंकड़े गलत हैं, या फिर जो खर्च करने जा रहे हो वो आंकड़े आपके गलत हैं। और फिर अगर आपका ये 24 का बजट आया ही है, तो मैंने पहले भी कहा, फिर कहता हूं मैं, यूपी का बजट चाहे 7 करोड़ का हो या 8 लाख करोड़ का हो, सवाल यही रहेगा कि 90% जनता के लिए उसमें क्या है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की नीति आम जनता के लिए नहीं है, वो 10% संपन्न लोगों के लिए 90% बजट रखती है, और 90% जरूरतमंद जनता के लिए, केवल नापात्र के लिए 10% बजट रखती है। उत्तर प्रदेश की सरकार, जैसा पहले आंकड़ों में आप उलझा रहे हैं हमें आंकड़ों में न उलझाए, सीधी सीधी ये बात बताए कि इस बजट से महंगाई से कितनी राहत मिलेगी। इस बजट में जहां जगह जगह आपने कहा है कि नौकरी और रोजगार मिलेंगे, कितने युवाओं को रोजगार मिला है और मिलेगा। सही में अपराध और भ्रष्टाचार कम करने के उपाय पर कितना खर्च किया जाएगा। मंदी और जीएसटी की मार झेल रहे काम, कारोबार और दुकानदारी को बढ़ावा देने के लिए क्या प्रावधान है आपके पास। और क्या इस बजट में किसान की बोरी की चोरी रुकेगी या नहीं, फसल का सही दाम व किसानों की आय दोगुनी होगी या नहीं। और ये फसल की आय दोगुनी का नारा अध्यक्ष महोदय विपक्ष का नहीं है, ये सत्ता में बैठे हुए लोग उनका है, दिल्ली से लेकर के लखनऊ वालों का है, डबल इंजन की सरकार वालों का है। अगर 7 लाख और 8 लाख करोड़ का ये बजट है तो सरकार कम से कम ये स्पष्ट करे, क्योंकि इसके बाद हम लोग को चुनाव में भी जाना है, क्या किसानों की आय दोगुनी होगी या नहीं होगी। मजदूर श्रमिकों के मेहनत की सही कीमत इस बजट से मिलेगी या नहीं मिलेगी। कर्मचारियों को पुरानी पेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। अच्छी दवाई, अच्छी पढ़ाई के लिए कितना आवंटन है। और यह भी सच है कि अभी तक जितने भी बिजली के कारखाने लगाए गए थे वो अभी पूरी क्षमता पर नहीं चल पा रहे हैं।
और जो प्लांट लग भी रहे थे, अगर वो आज लग गए होते तो उत्तर प्रदेश को सरप्लस बिजली होती, सस्ती बिजली होती। सरकार ये बताए कि बिजली के नए प्लांटों के लिए कितना बजट है, पानी घर पहुंचाने और शौचालयों को सुचारू रूप से चलाने की योजना के लिए दिखावटी प्रावधान कितने हैं। नई सड़कों को तो छोड़िए, बस इतना और बता दें कि सड़कों के गड्ढे भरने के बजट में कोई प्रावधान है या नहीं है। और कम से कम ये सरकार बताए कि पिछले 7 साल में गड्ढे को भरने के बहाने कितना पैसा इन्होंने खर्च किया है। और फिर हालांकि नेता सदन ने वो 2 लाइनें तो सुन ली होंगी, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। तो जब आप बजट इतना बड़ा दिखा रहे हैं, वो जमीन पे क्या दिख रहा है, जमीन पर कितना पहुंचा है। और झूठे दावों के दिखावटी प्रचार के लिए आपकी भाजपा सरकार ने कितना प्रावधान दिया है, कृपया इसकी मोटी फाइल जनता के सामने अलग से रखने का भी काम करें। क्योंकि आप $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी का सपना देख रहे हैं। और अध्यक्ष जी, दिल्ली से जो खबर आती है वो $5 लाख ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना दिखाया जाता है। और कई माननीय सदस्य इस बात को कहते हैं, और खासकर भारतीय जनता पार्टी के लोग, कि इतना खुशहाली और तरक्की हुई है कि विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था में हम लोग शामिल हो गए हैं। और अगर हम 5वीं अर्थव्यवस्था में शामिल हो गए हैं तो कुछ सवाल हमारे भी हैं विपक्ष के लोगों के। विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था, लेकिन 80 करोड़ जनता को 5 किलो राशन पर निर्भर है। विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था, लेकिन किसान की बोरी में से 5 किलो की चोरी जारी है। विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था, लेकिन अग्निवीर की भर्ती 5 साल के लिए भी नहीं। विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था, लेकिन किसानों को 5% भी लाभकारी मूल्य नहीं। विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था, लेकिन पुरानी पेंशन के लिए 5 पैसे भी नहीं। विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था, लेकिन युवाओं के लिए न तो कोई रोजगार और न 500 रुपए का बेरोजगारी भत्ता। विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था, लेकिन वरिष्ठ नागरिकों को रेल व दूसरे किराए में छूट के लिए 5% का भी बजट नहीं। तो ये कैसी 5वीं अर्थव्यवस्था में हम लोग शामिल हो रहे हैं? जो विश्व की 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं, उनमें हम कहां शामिल हो रहे हैं? और फिर कई बार यह सवाल पूछा गया कि जो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का आप सपना दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश की जनता को, उसके लिए रोड मैप क्या है आपका? केवल एक अमेरिकन कंपनी को हायर कर करके कई सौ करोड़ रुपए खर्च कर करके उस पर क्या $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी को बना लेंगे आप? वो रोड मैप क्या है? और आज आपके स्टेट की जीडीपी क्या है? पिछली बार भी अध्यक्ष महोदय सवाल का जवाब नहीं मिला था कि अगर आपको $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनानी है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की ग्रोथ रेट क्या हो। हम कोई इधर उधर का सवाल नहीं पूछ रहे सरकार से अध्यक्ष महोदय, सीधा सीधा सवाल ये पूछ रहे हैं कि अगर आपको $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी तक पहुंचना है तो आप उसके लिए ग्रोथ रेट कितनी रखेंगे, और वो ग्रोथ रेट बनाने के लिए आपने क्या रोड मैप तैयार किया है? क्योंकि अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री जी ने जो आखिरी में कुछ लाइनें कविता की लिखी थी,
जो आखिरी में कुछ कविताओं की लाइन लिखी थी, वो समाजवादियों की कविता थी। मुझे समझ में नहीं आता अध्यक्ष महोदय, इतने बड़े बजट में समाजवादियों की कविता कैसे आ गई। और अध्यक्ष महोदय, यह बात हमारे वित्त मंत्री ज्यादा स्पष्ट कर देंगे, क्योंकि अपने शेयर तो वो कम रखते हैं, दूसरों के शेयर ज्यादा पड़ते हैं। ये बात भी साफ होनी चाहिए अध्यक्ष महोदय। जो बजट में आखिरी लाइनें हैं आपकी, वो किसकी कविताएं थी, लाइनें किसकी हैं और किसके लिए कही गई थी। मुझे नहीं पता कि कौन किसके गांव का पता ढूंढ रहा था। हमें तो आपके गांव का पता ही नहीं पता। किसी के नाम से मशहूर होकर गांव चलता है, हमें तो आपके गांव का नाम ही नहीं पता। क्या वजह है? मैं जानता हूं किसके लिए थी ये कविता। ये बात तो आप भी जान गए हो, ये बात तो आप भी जान गए। आप जान गए, मैं जान गया, आपके माननीय सदस्य शायद न जान पाए हों। उन्हीं की, जिनकी वो 4 लाइनें इन्होंने पढ़ी हैं, उन्हीं से मैं फिर लाइन मांग के ले आ गया। यहां कुछ और कहता है, वहां कुछ और कहता है, हकीकत कुछ है लेकिन दास्तां कुछ और कहता है। यहां कुछ और कहता है, वहां कुछ और कहता है, हकीकत कुछ है लेकिन दास्तां कुछ और कहता है। कली से ताजगी फूलों से खुशबू हो गई गायब, कली से ताजगी फूलों से खुशबू हो गई गायब। चमन का हाल कुछ ऐसा कुछ है, बागवा कुछ और कहता है। कली से ताजगी फूलों से खुशबू हो गई गायब, चमन का हाल कुछ है, बागवा कुछ और कहता है। अध्यक्ष महोदय, पहचान गांव की, मुझे तो नहीं पता गांव किसके गांव की कहां है। एक गांव तो बहुत सबको जानते हैं, सब जानते हैं उस गांव को, सब जानते हैं उस गांव को। देखिए आप, यही तो लाइन में लिखा था, यही तो लाइन में लिखा था, यही तो कविता पढ़ी थी। और मैं दोबारा पढ़ देता हूं। और इनके गांव कहां हैं ये बता दें खुद जब भाषण देता। तुम्हारी शख्सियत से ये सबक लेंगी नस्लें, वही मंजिल पर पहुंचा है जो अपने पांव चलता है। डुबा देते हैं कोई नाम तक भी खानदानों का, डुबा देता है कोई नाम तक भी खानदानों का, किसी के नाम से मशहूर होकर गांव चलता है। अरे अपना गांव तो बता दो, कौन सा है आपका गांव? अपना गांव तो बता दो। तो अपने गांव की पहचान बनाओ। अगर सब अपने गांव की पहचान बनाएंगे तो उत्तर प्रदेश की तस्वीर कुछ और होगी। जो अपने गांव की पहचान नहीं बना सकते, जो अपनी गांव की पहचान नहीं बना सकते, वो किसी को पहचान भी नहीं दे सकते। बात खानदान तक पहुंची है तो खानदान बढ़ाने के लिए भी कुछ करना चाहिए। अब तो बात पहुंच गई कहां पहुंचनी थी।
अध्यक्ष महोदय, गांव तो इन्होंने भी बनाए थे, गोद लिए थे। गांव तो गोद आपने भी लिए थे। उन गांवों का क्या हाल है जो गोद लिए गए थे? अब तो आपके वहां पांव नहीं पड़ते जिन गांवों को आपने गोद लिया। क्या वजह है? क्या वजह है कि जिन गांवों को आपने गोद लिया था उन गांवों में आपके पांव भी नहीं पड़ रहे? तो सोचो, अपने गोद लिए हुए गांव का ये हाल है। हालांकि ये बात कही गई कि मैंने प्रभु राम का नाम नहीं लिया। जब प्रभु राम दिल में ही बसते हों तो फिर नाम लेने की जरूरत क्या है? राम पहले भी थे, प्रभु राम आज भी हैं और प्रभु राम हमेशा रहेंगे। जब हम और आप नहीं थे, प्रभु राम तब भी थे, और जब हम और आप नहीं रहेंगे, प्रभु राम तब भी रहेंगे। इसलिए कहना कि आप प्रभु राम को लाए हैं, ऐसा कहकर के आप भगवान श्री राम का अपमान तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ धर्म को भी अपमानित कर रहे हैं। याद रखिए, प्रभु राम अजर हैं, अमर हैं और सबके हैं। प्रभु राम के नाम पर राजनीति करना बंद कीजिए। हालांकि अध्यक्ष महोदय, इस बात को कोई डिनाई नहीं कर सकता है कि सबसे ज्यादा तैयारी के लिए सदन के नेता ने न जाने कितनी ट्रिप लगाई होंगी, अनगिनत ट्रिप लगाई, और हर चीज को देखा उन्होंने। सड़क कैसी बनेगी, सड़क के नीचे तार कैसे जाएंगे, सीवर कैसे जाएंगे नीचे, पेड़ कौन से लगेंगे, लाइट कौन सी लगेगी, सब तैयारी में जुटे रहे। और जब भी मौका मिलता था भाग करके जाते थे देखने। वो गिनती तो मुझे नहीं पता अध्यक्ष महोदय, 70 बार। वो गिनती तो मुझे नहीं पता अध्यक्ष महोदय, लेकिन कुछ गिनती तो होगी। 70 हो, 75 हो, 80 हो, 100 हो, जो भी हो, गिनती तो होगी। लेकिन खुशी की बात है कि स्वाभाविक है, किसी आयोजन में अगर कोई अपनी जिम्मेदारी निभाए तो हमें उसके लिए उसको धन्यवाद देना चाहिए कि जिम्मेदारी निभा रहे हैं। वो जो लोग ताली बजा रहे हैं, हर लाइन पे ताली बजाना, और कोई चीज ऐसी नहीं है जो उन्होंने न छोड़ी हो, हर कोशिश की। और वो कोशिश मुझे, जब मैंने गवर्नेंस स्पीच पढ़ी तो गवर्नेंस स्पीच में मुझे देखने को मिला कि इस सरकार ने 31,000 करोड़ से ज्यादा पैसा खर्च किया अभी तक अयोध्या को सजाने के लिए। लेकिन जब पहली बार यात्रा हुई वहां पर दिल्ली वालों की, तो जिन्होंने इतनी तैयारी की थी वो किस नंबर की गाड़ी में बैठे थे? ये बातें मैं इसलिए नहीं बोलना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि एक बार मैंने समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का वीडियो ट्वीट कर दिया था, और वीडियो ट्वीट का असर यह हुआ कि नेता सदन के साथ दिल्ली वालों ने शूटिंग की थी, फोटो कौन सी अच्छी आएगी। वो मेरे से बेहतर नेता सदन जानते होंगे। तो ये बात मैं नहीं उठाना चाहता था, लेकिन क्या करूं, ताली बजवानी है। हजूरे आला आज तक खामोश बैठे इसी गम में, हजूरे आला आज तक खामोश बैठे इसी गम में, महफिल लूट ले गया कोई जबकि सजाई हमने। अध्यक्ष महोदय,
हजूरे आला आज तक खामोश बैठे हैं इसी गम में, महफिल लूट ले गया कोई जबकि सजाई हमने। पहले तो वहां के हर प्रचार में दिखे लेकिन, पहले तो वहां के हर प्रचार में दिखे लेकिन जब सही समय आया तो फोकस से आउट थे। और फोकस इसलिए आउट थे ये बात तो चाचा की है नहीं, चाचा वाली मैंने पढ़ दी थी, खजूर वाली बात वो बजट में। और फिर जब फोकस में नहीं थे तो हम लोगों को बड़ी मुश्किल से दिखे। और जो बहुत महंगा और आलिशान, आलिशान नहीं बोलूंगा मैं, महंगा लाल रंग का कारपेट बिछा, लाल कारपेट पर महोदय कहीं नहीं दिखाई दिए। अगर कहीं दिखाई दिए हो तो बता दें हमें। और वो भी लाल कारपेट पे मार्क्ड था कि अध्यक्ष महोदय कहां मुड़ना है, और ये निर्देश थे कि लाल कारपेट पे कोई नहीं रहेगा। तो हमें लगता है कि ये लाइन में भी नहीं थे, साइड लाइन में थे। क्योंकि जब कारपेट पे नहीं दिखे तो हम लोग देखा कि हैं कहां, तो ये लाइन में भी नहीं थे, साइड लाइन में थे। और लाखों दिए जलाए पर खुद को रोशनी में न ला पाए। लाखों दिए जलाए पर खुद को रोशनी में न ला पाए, इसे कहते हैं सच में चिराग तले अंधेरा होना। नेता सदन, आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आप चाचा के नाम पे हमें छेड़ते हो। मैं लेकिन कुछ लोगों के नाम पे आपको नहीं छेड़ना चाहता हूं। मैं समझ सकता हूं जो मुख्यमंत्री होता है कितने दबाव में काम करता है। सुना है किसी ने तस्वीर ट्वीट कर दी थी, वो भी डिलीट करनी पड़ी। जहां तक हमारे वित्त मंत्री जी ने जो सारे जहां से अच्छा की 2 लाइनें पढ़ी, पता नहीं अपने मतलब की चीज निकाल लेते हैं वहां से। न ऊपर की लाइन पढ़ते न नीचे की लाइन पढ़ते हैं। ये तो जमाना गूगल का है, जमाना इंटरनेट का है, जमाना छिपाने का नहीं है। हमारे बजट में जो उत्तर प्रदेश का बजट पेश हुआ, मुझे नहीं पता कि किस संदर्भ में उन्होंने 2 लाइनें लिखी, लेकिन मुझे खुशी इस बात की कि अल्लामा इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा, उसकी लाइन आपके बजट में आ गई। तो आप बहुत सेकुलर हैं। तो आप सेकुलर हैं, इसलिए दूसरों पे उंगली मत उठाना अगर आप ये बात कर रहे हो तो। उन्होंने पढ़ा कि यूनान मिस्र रोम सब मिट गए जहां से, अब तो मगर है बाकी नामो निशान हमारा। मैं अध्यक्ष महोदय अगर ये नाम इन्होंने लिखे और अपनी तारीफ में लिखे बजट पेश करते हुए कि ये बहुत ताकतवर हो गए, इनकी ग्रोथ बहुत आगे चली गई है, तो मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से इनसे कहूंगा, जिन जिन देशों के नाम यहां लिखे गए हैं उन देशों की पर कैपिटा इनकम क्या है, उस देश के लोगों की, रहने वाले लोगों की पर कैपिटा इनकम क्या है। अगर आपकी नीयत कुछ और थी तो मैं उस बारे में नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन उसके बाद की लाइन नहीं पढ़ी जो सबसे बड़ी लाइन थी, जो अल्लामा इकबाल ने अपनी लाइन लिखी। इसमें उन्होंने लिखा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों राह दुश्मन दौरे जहां हमारा।
ये वो लोग हैं जो भारत को बनाना चाहते थे, ये भारत को अच्छा, सुंदर और देश मजबूत कैसे हो, इसलिए उन्होंने लिखा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, वो गुलिस्तां हमारा। आपको इतनी अच्छी गजल में केवल 2 लाइनें मिली आपको, केवल 2 लाइनें मिली आपकी, जो लाइनें हटा दी गई थी इस गाने से, इस गजल से 2 लाइनें हटा के। मैं मिलिट्री स्कूल से पढ़ा हूं अध्यक्ष महोदय, कोई दिन नहीं जाता था जिस दिन सारे जहां से अच्छा नहीं गाते हो हम लोग। और मैं कहता हूं अध्यक्ष महोदय, अगर मैं एक बात इसमें गलत कह रहा हूं तो जाकर के मिलिट्री स्कूल के किसी भी बच्चे से मिल लेना, पूछ लेना, जो वहां पे आर्मी के ऑफिसर्स प्रिंसिपल बनते थे उनसे पूछ लेना। ये गाना हर दिन मिलिट्री स्कूल में हम लोगों ने गाया है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, वो गुलिस्तां हमारा। गुरबत में हो अगर हम, रहता दिल वतन में, समझो वही हम भी, दिलो जान हमारा। अध्यक्ष महोदय, ये कुछ ऐसे लोग हैं अध्यक्ष महोदय, कुछ ऐसे लोग हैं जब वो विभाग में मंत्री थे, क्यों मंत्री हटा दिए गए, अब बोल रहे हैं उसके लिए। विभाग को तुमने क्या किया था, विभाग के लिए माननीय सदस्य ने, पर्वत हो सबसे ऊंचा हम साया आसमां का, वो संतरी हमारा, वो पासबा हमारा। गोदी में खेलती है जिसकी हजारों नदियां, गुलशन है जिसके दम से रश के जिन हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। अगर तुम मुख्यमंत्री से 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट कहलवा दो, हम भी पढ़ देंगे तुम्हारे उसी तरह। इसलिए उतना ही बोलना अध्यक्ष महोदय ठीक है जितना बोलना चाहिए। फिर उन्हीं अल्लामा इकबाल ने भगवान प्रभु श्री राम के लिए क्या लिखा था। अगर यही बात उन्हें पढ़नी थी तो ये बात भी तो पढ़ सकते थे। और मुझे उम्मीद है अगली बार बजट में जब आप लाएं अल्लामा इकबाल की लाइनें, तो ये जरूर 2 लाइनें लाना। है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नजर समझते हैं इसको इमाम हिंद। ये लाइनें जरूर डालिएगा अगली बार। सरकार ये कह रही थी कि उत्तर प्रदेश में पहले पहचान का संकट था। पता नहीं क्यों इस बात को कहा जाता है कि पहचान का संकट था उत्तर प्रदेश को। पहचान का संकट कैसे हो सकता उत्तर प्रदेश को? जिस उत्तर प्रदेश ने सबसे ज्यादा देश को प्रधानमंत्री दिए हों, प्रधानमंत्री के साथ साथ कोई भी देश का पैरामीटर होगा ग्रोथ का, बिना उत्तर प्रदेश के वो बेहतर नहीं हो सकता। अगर उत्तर प्रदेश के पैरामीटर चाहे हेल्थ के हों, चाहे एग्रीकल्चर के हों, चाहे एजुकेशन के हों, चाहे एम्प्लॉयमेंट के हों, किसी भी पैरामीटर पर अगर उत्तर प्रदेश पिछड़ जाएगा तो देश के पैरामीटर्स पिछड़ जाएंगे। अगर ये बात कही जाती है पहचान का बहुत बड़ा संकट था, ये बात किसी को समझ में नहीं आएगी। और अगर पहचान का संकट था 2012 से लेकर के 2017 में, तो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट क्यों आया? एचसीएल लखनऊ में क्यों आया? ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एचसीएल की क्यों बनी लखनऊ में? चक गजरिया में ट्रिपल आईटी क्यों बनी? और एचसीएल वो जगह है
जब पहली बार मैं उसका उद्घाटन करने गया था, तो उस समय जो बच्चे और बच्चों के जो माँ बाप थे, कई माँ बाप ने मुझे बधाई दी और धन्यवाद दिया मुझे, और कहा कि मैं सरकार का और आपका धन्यवाद इसलिए देती हूं कि जिसके कारण हमारे बच्चे जो हैदराबाद या चेन्नई में पढ़ते थे, नौकरी करते थे, वो आज हमारे घर के पास हमारे बीच रह करके पढ़ रहे हैं और नौकरी कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, जो भी मुझे उसमें करना था, सरकार की तरफ से जो भी सुविधाएं देनी थी, उस समय के अधिकारियों ने मिलकर के रास्ता निकाला और वो सुविधाएं दी। उसका परिणाम ये है। और मैं तो कहूंगा कि किसी भी मान्य सदस्य को अगर शक हो इस बात का कि एससीएल में कहां के बच्चे पढ़ रहे हैं, वो जाकर के देखें। इसी लखनऊ, इसी कानपुर के सबसे ज्यादा बच्चे वहां पढ़ रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं और सबसे ज्यादा सम्मान की नौकरी पा रहे हैं। हो सकता है 6000 से ज्यादा व्हाइट कॉलर जॉब कर रहे हैं वहां पर। डबल इंजन की सरकार ने क्या दिया उसके मुकाबले? मुझे एक प्रोजेक्ट आप बता दीजिए लखनऊ में, या पूरे उत्तर प्रदेश में बता दें आप। सैमसंग फाइल उठा करके देख लीजिए, किस सरकार की देन है। जो उसको सरकार की तरफ से इंसेंटिव मिलना था, उसके लिए कोर्ट जाना पड़ा उसको, तब जाकर के सरकार ने कितने वर्षों के बाद इंसेंटिव दिया है। और जो मेट्रो चल रही है शहरों में, क्या लखनऊ की मेट्रो आपकी सरकार लाई थी? तस्वीर तो अपनी लगा दी। यही तो कर सकते हैं आप, और क्या कर सकते हैं? क्या लखनऊ की मेट्रो आप लाए थे? और अगर आप लाए थे तो जहां तक जाती है वहां से वापस क्यों आ जाती है? दूसरे सेक्शन में क्यों नहीं गई अभी तक? 7 साल हो गए डबल इंजन की सरकार के, 7 साल हो गए। वो मेट्रो वहीं से लौट के आ जाती है। क्या कानपुर की मेट्रो आपने प्रपोज की थी? क्या कानपुर की मेट्रो आपकी सरकार की प्रपोज थी? क्या आगरा की मेट्रो आपकी प्रपोज थी? और अगर आपने प्रपोज किया था तो उसका सेकंड फेज क्यों नहीं कर पा रहे हो आप? दिल्ली से जोड़ने वाली नोएडा, वो किसने मेट्रो बनाई? और मुझे अभी भी याद है कि दिल्ली की सरकार ने मदद नहीं की थी बजट को लेकर के। उत्तर प्रदेश ने अपने नोएडा के बजट से देकर के वो दिल्ली से जोड़ने का काम मेट्रो ने किया था। नोएडा टू ग्रेटर नोएडा किसने मेट्रो दी थी? मैं जानना चाहता हूं, जो पहचान या पहचान का संकट था, अगर संकट कोई पैदा कर रहा है डेवलपमेंट को लेकर के या अर्बनाइजेशन को लेकर के, तो वो आपकी सरकार है, वो संकट पैदा कर रही है। क्या ये मेट्रो स्मार्ट सिटी का हिस्सा नहीं है? और जब इसका जवाब आए अध्यक्ष महोदय, मैं जानता हूं ये दाएं बाएं इधर उधर जाने कहां तक लेके जाते हैं, क्या ये स्मार्ट सिटी का हिस्सा नहीं है? और मुझे याद है मैंने बनारस को भी मेट्रो दी थी, लेकिन आपने बनारस की मेट्रो नहीं बनने दी। और जब आप पहली ट्रिप में गए थे झांसी, मुझे आज भी याद है, और कई बार ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस में ये बात कह चुका हूं, आपने कहा था कि झांसी से दिल्ली को जोड़ने के लिए एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। क्या वो एक्सप्रेसवे बन गया 7 साल में? झांसी में मेट्रो बन गई क्या? झांसी को भूल जाइए। आपने तो अपने लिए भी कहा था कि हम अपने गांव में बनाएंगे, जो आपका नया गांव है गोरखपुर। कम से कम उसकी तो पहचान बना दो मेट्रो चला करके। कौन रोकता है आपको? ये आपके नीचे हैं वित्त मंत्री जी, दीजिए 1000 करोड़। क्यों नहीं दे पा रहे आप 1000 करोड़? दे दीजिए 2000 करोड़ रुपए। क्यों गोरखपुर में नहीं मेट्रो चल पा रही है? क्योंकि आप चलाना नहीं जानते हो, आप चलाना नहीं चाहते हो। और ये जितने भी डब्बे बने हैं, अगर पहचान का संकट होता तो वो कंपनियां आपके यहां नहीं आती। मुझे याद है उस समय देश की सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित कंपनियां यहां पर काम कर रही थी। कुछ कंपनियां तो आज भी काम कर रही हैं। मैंने कई बार सदन में कहा कि कुछ कंपनियों ने ऐसा काम किया था जो एग्जाम्पलरी था,
एक्सप्रेसवे कभी 23 महीने 24 महीने में नहीं बनते, 21 महीने में नहीं बनते। लेकिन मैं इस सदन में उन कंपनियों को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने उस एक्सप्रेसवे को 23 और 24 महीने में बना करके खड़ा कर दिया था, उद्घाटन हो गया था उसका। आप उन्हीं में से एक कंपनी से आप मंदिर बनवा रहे हैं, लेकिन आपने सड़क नहीं बनाने दी उनको। क्या वो कंपनी नहीं बना रही मंदिर? मैं जब देख रहा था L&T की बात, एक कोई इंजीनियर जब बता रहा था कि ये टेक्निकल हम चीजें फॉलो कर रहे हैं, ऐसे बन रहेगा, वैदिक जो हमारा है इस तरह बनाया जाता है। तो आपका जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है क्यों नहीं बनने दिया उससे? बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे क्यों नहीं बनने दिया? और मैं फिर दोहराता हूं बात, अगर ये प्रदेश प्रधानमंत्री बनाता है तो दिल्ली वाले बजट एक्सप्रेसवे के लिए क्यों नहीं दे रहे? उत्तर प्रदेश को क्यों नहीं दे रहे पैसा? अमूल को लेकर के समाजवादी सरकार में यहां पे इन्वेस्टमेंट हुआ था और उसी समय अमूल से यह बात तय हो गई थी कि लखनऊ, कानपुर और वाराणसी में 3 प्लांट आप लगाएंगे और मिल्क प्रोक्योर करेंगे। यहां पर 2 प्लांट लग करके तैयार हो गए थे, तीसरा बाद में लगा। अगर पहचान का संकट था तो 3 समाजवादियों ने अमूल प्लांट लगाए, तो आप 6 लगा देते। आप 6 क्यों नहीं लगा पा रहे हो? जो दूसरों के लिए कह रहे हैं कि उन पर पहचान का संकट है, आप पे पहचान का संकट है, आप इन्वेस्टमेंट नहीं ला पा रहे हो। और फिर इसी शहर में दिल्ली जैसा स्कूल हमने बनाया था, संस्कृति स्कूल। जो लोग जागरूक लोग होंगे, अध्यक्ष महोदय, वो जानते होंगे दिल्ली में संस्कृति स्कूल में एडमिशन नहीं मिल सकता आसानी से। वहां एडमिशन पाने के लिए न जाने क्या क्या करना पड़ता है। उस समय अधिकारियों ने कहा कि यहां भी हम लोग बनाना चाहते हैं लखनऊ में, आप बजट दीजिए। हम लोगों ने बजट दिया और इसी लखनऊ में स्टेडियम के बगल में 6 गजरिया में संस्कृति स्कूल बना। कुछ दिन चला भी, लेकिन जो ये बड़ा बजट बताते हैं, जाने कितना बड़ा बजट है आपका, क्या संस्कृति स्कूल चल रहा है लखनऊ में? सैनिक स्कूल 3 लेकर के आई समाजवादी सरकार। आप केवल गोरखपुर में ले गए एक सैनिक स्कूल, उत्तर प्रदेश में और किसी मान्य सदस्य के क्षेत्र में क्यों नहीं है सैनिक स्कूल? ये लोग, अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ भी नहीं कर सकता इन लोगों के लिए, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। अध्यक्ष महोदय, जिस समय कांग्रेस की सरकार थी, उस समय वहां के जो शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने मुझे फोन किया और कहा कि वो एक अमेठी में सैनिक स्कूल बनाना चाहते हैं। उसके लिए सरकार अगर जमीन उपलब्ध करा देगी और बजट उपलब्ध करा देगी तो सैनिक स्कूल वहां पर बन जाएगा। तो जब मैंने अध्यक्ष महोदय उनसे कहा कि आप एक नहीं, आपको 3 देने पड़ेंगे तब जाकर के सैनिक स्कूल बनेंगे, तो बोले एक ही बड़ी मुश्किल से मैं दे रहा हूं, एक ही बड़ी मुश्किल से आ रहा है। मैंने कहा अगर आप 3 देंगे तब सैनिक स्कूल बनेगा। और मुझे याद है दिल्ली की सरकार ने मुझे 3 सैनिक स्कूल दिए, जिसमें एक अमेठी, एक मैनपुरी में और एक उसको झांसी को देने का काम किया। वो सैनिक स्कूल चल रहे हैं। जो नए सैनिक स्कूल बन रहे हैं वो PPP मॉडल पे बन रहे हैं, वो सरकार के नहीं बन रहे हैं। इसलिए कंफ्यूज ना करे सरकार किसी को कि वो सैनिक स्कूल बना रहे हैं, वो PPP पे सैनिक स्कूल बना रहे हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं, जब इतना बड़ा बजट है आपके पास, तो आप प्राइवेट इन्वेस्टमेंट शिक्षा में क्यों ढूंढ रहे हो? आप मेडिकल कॉलेज में PPP ढूंढ रहे हैं, कोई प्राइवेट प्लेयर आ जाए, प्राइवेट पार्टनरशिप हो जाए। आप क्या दिल्ली की तरह सब चीजें बेच दोगे? उन्होंने तो एयरपोर्ट बेच दिया, ट्रेनें बेच रहे हैं, आप क्या स्कूल बेच दोगे, पॉलिटेक्निक बेच दोगे, ITI बेच दोगे, मेडिकल कॉलेज बेच दोगे? फिर गरीब कहां जाएगा? गरीब का इलाज कहां पर होगा? गरीब कहां पढ़ेगा?
तो मैं ये जानना चाहता हूं सरकार से कि इतना बड़ा बजट है, सैनिक स्कूल ज्यादा क्यों नहीं बन रहे? अमूल के प्लांट केवल 3 ही क्यों हुए, 6 क्यों नहीं आए इनकी सरकार में? और मुझे याद है कि अक्षय पात्रा को लेकर के कि हमारे बच्चों को कुक्ड फूड मिले, कुक्ड फूड, हॉट कुक्ड फूड मिले, तो उसके लिए योजना चालू की थी। जितनी समाजवादियों की सरकार भी शुरू से आगे नहीं बढ़ पाए। एक बनारस में उस समय भी प्रपोजल था, उसके बाद उत्तर प्रदेश में और क्यों नहीं? बच्चों को खाना अच्छा क्यों नहीं दे पा रही सरकार? और संकट होता तो शायद इस तरह की संस्थाएं नहीं आती उत्तर प्रदेश में। ये तो कुछ बताई है मैंने, ये बहुत सारी और भी योजनाएं जो आई थी और लगातार आती हैं। जो लोग मेदांता तो अस्पताल में सब इलाज कराने जाते हैं, और मुख्यमंत्री जी उससे तो वो उद्घाटन करवाते हैं कई मशीनों का। मैं तो नेता सदन से कहना चाहता हूं, प्राइवेट की क्यों मशीन उद्घाटन करते हैं आप? आपका 100 एकड़ में बना हुआ कैंसर इंस्टीट्यूट है, उसका उद्घाटन करो। हालांकि आपने किसी की प्रतिमा लगा दी, हमें कोई शिकायत नहीं उन पर से। अरे कम से कम आपने खुद बनाया होता, फिर लगाते हो तो खुशी ज्यादा आपको होती। तो ये संकट की बात जो कह रहे हैं, संकट होता तो डायल 100 बन जाती क्या? आपने डायल 100 खराब कर दी। वो कंपनियां क्या यूपी में आती? क्या यूपी में आ जाती वो कंपनियां? और फिर मुझे खुशी इस बात की कि बड़े पैमाने पर हम लोगों ने लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन किया था। वो लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन आपकी सरकार में क्यों नहीं हो पा रहा है? लैपटॉप का हुआ, लैपटॉप नहीं दिया। अध्यक्ष महोदय, कम से कम सरकार को अपने घोषणा पत्र पढ़ने चाहिए, 14, 17, 19, 22 के। और फिर ये याद करना चाहिए कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। भाई आप घोषणा पत्र में क्या लिख रहे हो और जारी क्या कर रहे हो? आप घोषणा पत्र में क्या क्या लिखा आपने? अगर लैपटॉप बांटे हो तो बता देना आप। फिर ये सरकार कह रही है कि हम लखनऊ में दिल्ली की तर्ज पर एरो सिटी विकसित किए जाने की योजना है। लगभग 1500 एकड़ वह विकसित की जाएगी। 7 सितारा होटल, पार्क, विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। अगर ये 1500 एकड़ की योजना है, हमें खुशी इस बात की है कि ऐसी योजना सरकार बनाना चाहती है, बना रही है। तो कम से कम इसके लिए बजट क्या है आपका? जब वित्त मंत्री अपना रिप्लाई दें तो कम से कम ये बताएं कि इसमें बजट कितना दिया इन्होंने। एक बात तो बहुत होती है कि सरकार नौकरी बहुत दे रही है, और सरकार से मैंने हर बार कहा और सदन में कहा कि सरकार जो आंकड़े पेश करती है वो सच नहीं है आंकड़े। और बेरोजगारी का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है, और इतने बड़े पैमाने पे बेरोजगारी है कि अगर हम उसको देखें तो 90% से ज्यादा नौजवान आज घर बैठा है, उसके हाथ में नौकरी और रोजगार नहीं है। तो सरकार क्या कर रही है? अगर हम गवर्नेंस स्पीच पढ़ें और बजट की स्पीच पढ़ें, दोनों में एक ही बात लिखी गई है कि 40 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ रहा है, 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को नौकरी या रोजगार मिल रहे हैं। तो अगर गवर्नेंस स्पीच में आ रहा है तो इसका मतलब वो पिछला 1 साल जीरो था, और इसमें क्या तैयारी है जो ये साल लगभग जीरो हो जाएगा। तो 2 बजट हो गए, तीसरा बजट है सरकार का।
आखिरकार जमीन पर क्या है? और माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं बेरोजगारी दर 4% है, अतः नियंत्रण में है कहते हैं। मेरा निवेदन है सरकार से कि अगर ये आंकड़े ऐसा कर रहे हैं, दे रहे हैं, तो अपने आर्थिक सलाहकारों से राय ले लें, जिससे स्पष्ट हो जाए कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बजाय एम्प्लॉयमेंट रेट बेरोजगारी का सही सूचक है। कम से कम इस सरकार ये बताए कि बेरोजगारी का सही सूचक क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट या एम्प्लॉयमेंट रेट। अपने भाषण में जब जवाब दे सरकार तो ये बात कहे कि अनएम्प्लॉयमेंट का सही सूचक अनएम्प्लॉयमेंट रेट है कि एम्प्लॉयमेंट रेट है। और अनएम्प्लॉयमेंट रेट में केवल उन लोगों की संख्या ली जाती है जो काम करने के इच्छुक हों, और एम्प्लॉयमेंट रेट में पूरी संख्या ली जाती है। इसलिए कम से कम सरकार इसको स्पेसिफिक बताए कि आखिरकार सरकार में क्या स्थिति है नौकरी और रोजगार की। किसान की आय दोगुनी की बात, क्या किसान की आय दोगुनी हो गई? क्या एमएसपी मिलने लगा? आपने बजट में भी और गवर्नर स्पीच में भी इन बातों को डाला है कि हम किसान की लाभकारी मूल्य दे रहे हैं। क्या सरकार एमएसपी देगी? क्या डबल इंजन सरकार एमएसपी किसानों को उपलब्ध कराएगी? और वो इंफ्रास्ट्रक्चर कहां है जहां आप एमएसपी उपलब्ध करा सकें? अगर आपको किसानों को एमएसपी दिलानी तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? आपने इंफ्रास्ट्रक्चर क्या तैयार किया है? जो मंडी चल रही थी वो बंद कर दी, और कई मंडियों को जो बनाया जा रहा था बड़े पैमाने पर, उन मंडियों के लिए बजट क्या है? आखिरकार आपकी किसानों से दुश्मनी क्या है? आप मंडियां क्यों नहीं देना चाहते? और जो सुविधाएं किसानों को मिलनी चाहिए वो सुविधाएं क्यों नहीं दे रहे हैं? और एग्रीकल्चर रेट क्या है? क्या हमारी एग्रीकल्चर रेट डाउन नहीं जा रही है? और शिक्षा का स्तर में क्या बात करूं? शिक्षा के स्तर पर यूनिवर्सिटियां बन रही हैं, यूनिवर्सिटी के वीसीज अपॉइंट हो रहे हैं। हालांकि हम लोगों ने कई बार पूछा है सरकार से कि ये सरकार बताए कि आखिरकार 46 में 56 वाली कहानी क्या है। लेकिन 46 में 56 वाली कहानी नहीं पता लग पा रही है। और मैं तो कहूंगा कि कभी कभी हमारे साथी वो भी 46 के 56 वाले चक्कर में फंस जाते हैं। मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जो वाइस चांसलर्स अपॉइंट हुए हैं, 34 की हमारे पास सूची है। 34 में पीडीए कितना है? 34 में पीडीए कितना है? कम से कम सरकार जब जवाब दे तो ये ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस ये बात आ जाए, जनता भी उत्तर प्रदेश की जान ले कि अगर 34 वाइस चांसलर अपॉइंट हुए हैं तो 34 में पीडीए कितने हैं? और फिर जो वाइस चांसलर अपॉइंट हुए हैं वो किसको अपॉइंट कर रहे हैं, उसकी भी सूची क्या है? समय समय पर लोगों ने आवाज उठाई लेकिन सच्चाई सामने कभी नहीं आई। कम से कम सरकार ये बात बताएगी कि उसकी सूची में सच्चाई क्या है, पीडीए कितना है उसमें। और अगर एक एक यूनिवर्सिटी का बता दे सरकार तो इससे अच्छा और क्या खुशी की बात हो सकती है। मैंने पढ़ा अखबार में कि अब तो सरकार, अखबार नहीं, सरकार की तरफ से जानकारी मिली कि अब बच्चे इजराइल तो जाएंगे जाएंगे, रशिया और जर्मनी देशों में भी जाएंगे। सोचो, बच्चों को आप वॉर जोन में भेज रहे हैं, यही आपके पास रोजगार के अवसर है। आप बच्चों को वॉर जोन में भेज रहे हैं। और जिस यूनिवर्सिटी में आप बात कह रहे थे वो यूनिवर्सिटी आखिरकार किसने बनाई थी? कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा अगर किसी ने दिया तो समाजवादी लोगों ने दिया।
तो जो 46 में 56 वाली बात है वो भी आ जाए और ये भी बातें आ जाएं। बिजली विभाग बहुत महत्वपूर्ण है कि मैं बहुत सारे विभाग को स्किप कर रहा हूं। मैं सीधा बिजली विभाग पे आता हूं। मैंने पहले भी पूछा, फिर मैं जानना चाहता हूं सरकार से, ये सदन जानना चाहता है कि आखिरकार बिजली के कारखानों के लिए आपने बजट का इंतजाम कितना किया है, और जो बजट दिया है देरी किस बात की है, और दिल्ली से कौन सा नया प्लांट मिल गया है आपको? एटा का जवाहरपुर परियोजना अभी तक चालू क्यों नहीं हुई? समाजवादियों ने हरद्वागंज में सरकार में उसका शुरुआत कर दी थी। ललितपुर की परियोजना को आगे बढ़ाया, निवली लिग्नाइट की परियोजना आगे बढ़ाई, इलाहाबाद में आगे परियोजना बढ़ाई, और भी जो भी बिजली बन सकती थी, बिजली के कारखाने बनाए जा सकते थे, दिल्ली के सहयोग से और उत्तर प्रदेश की अपने संसाधनों से, उन सब को आगे बढ़ाया। आखिरकार ये सरकार क्या कर रही 7 साल से? और 7 साल में नया प्लांट कौन सा आप लेकर के आए दिल्ली से? अध्यक्ष महोदय, ये सरकार बताए कि बिजली का नया प्लांट कौन सा आप लेकर के आए हैं दिल्ली से। अगर एक भी नया पावर प्लांट लाए हो तो बता दें। और जो बढ़ी है कैपेसिटी, वो समाजवादियों की सरकार की बढ़ी हुई है। एक्सप्रेस के बारे में बोल ही चुका हूं। 7 वर्षों से गड्ढा मुक्त सड़कों की बात कर रही है सरकार, और सरकारी आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश ऐसा प्रदेश है जिसमें सबसे अधिक व्यक्तियों की मृत्यु गड्ढे के कारण हुई है। 2022 में हुई हैं। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज और कानपुर में ही हुई। उत्तर प्रदेश में कुल लगभग 2000 रोड एक्सीडेंट हो चुके हैं, जिसमें 1000 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है। तो आखिरकार ये गड्ढे कब भरे जाएंगे? और अगर गड्ढे भरे जाएंगे तो लोगों की जान भी बच जाएगी। न्यूट्रिशन मिशन चल रहा था सरकार का। न्यूट्रिशन मिशन को इस सरकार ने बिल्कुल बंद सा कर दिया है। और अगर सरकार $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी का सपना देख रही है, अगर IMR और MMR जो पैरामीटर्स हैं वो बेहतर नहीं होंगे, तो हमारे आने वाली पीढ़ी का कैसा भविष्य होगा? जब आप $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी का सपना देख रहे हैं, तो कम से कम हमारे बच्चों का स्वास्थ्य भी बेहतर हो। मैं उन बातों में नहीं जाना चाहता हूं कि कितने मानक पर कितने बेड हैं इनके पास, एवरेज बेड कितने अवेलेबल हैं हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल की दुर्दशा किसी से छिपी नहीं है, और इतना बजट देने के बाद भी खबरें कंट्रोल नहीं हो पा रही हैं। चाहे वो जिला अस्पताल हो, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, गरीबों को इंतजार करना पड़ रहा है, तब जाकर के दवाई और इलाज हो पा रहा है। जो सरकार ये दावा करती है कि हम इतने नंबर्स दे चुके हैं बीमार लोगों को, इतना बजट दे चुके हैं, मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से सरकार से कहूंगा, चाहे कम दें लेकिन गरीब के इलाज के लिए पूरा पैसा दें। ये नहीं कि आधा अधूरा पैसा दे दिया आपने। थैंक यू सर, धन्यवाद। और आधा अधूरे से इलाज नहीं होने पा रहा है। 2-3 बातें अध्यक्ष महोदय और, कि मैं बहुत देर से आपको देख रहा हूं, लॉ एंड ऑर्डर तो जीरो टॉलरेंस जीरो हो गया है। जीरो टॉलरेंस ही जीरो हो गया। हर दिन हत्या और तमाम घटनाएं आ रही हैं। इनके ही क्षेत्र का बताइए, पासी बिरादरी का आदमी मार दिया गया, 5 तारीख को मार दिया गया। ऐसे घटनाओं का अगर आंकड़ा दे सरकार को, तो आंकड़ा ये बताता है कि जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी जीरो हो गई इनकी। BHU में, हालांकि वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, PDA मात्र 13% है उसमें। PGI में, लोहिया इंस्टीट्यूट में, KGU में PDA क्या है, मुझे उम्मीद है सरकार बताएगी इस बात को लेकर के। अध्यक्ष जी, एक
बात पता नहीं अखबारों में कहां से छप गई या प्रचार हो गया, हमारे नेता सदन धर्म की बातों में बड़ा उलझे रहते हैं। कभी किसी ने कहा है कि धर्म अमीरों की शान और गरीबों की सिसकियां हैं। किसी ने यह भी कहा कि धर्म अफीम का गोला है। हमारे नेता सदन और एक कदम आगे चले गए। उन्होंने दिनकर जी की कुछ लाइनें पढ़ी। राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की, और पांडव और कौरवों की बात कर दी। अध्यक्ष महोदय, नेता सदन ये तो जानते होंगे, हम तो भगवान कृष्ण के वंशजों में ही आते हैं। और आप कहां खड़े हैं और आपका परिचय क्या है वो तो आप बेहतर बता सकेंगे। जो सच्चाई है वो तो सच्चाई से नहीं कोई हट सकता। और मैंने हमेशा कहा और फिर कहता हूं कि भगवान विष्णु के सब अवतारों को मैं मानता हूं। मैं राम में भी कृष्ण देखता हूं, कृष्ण में भी राम देखता हूं। जो राम है हमारे लिए वही कृष्ण है, जो कृष्ण है वही राम है हमारे लिए। अगर आपके अलग हो तो बता दो। तो हम तो पांडव वाले पक्ष के लोग हैं। और फिर स्वामी विवेकानंद जी को क्यों भूल जाते हैं आप? उन्होंने जो कोट किया, हालांकि उनके पहले दिन की स्पीच के बारे में बहुत लिखा गया है, बहुत बोला गया है, और उन्होंने जो कहा, मैं उनकी स्पीच का ही कोट कर रहा हूं कि आई एम प्राउड टू बिलोंग टू ए रिलीजन which has taught the world both tolerance and universal acceptance. We believe not only in universal tolerance, but we accept all religions as true. I am proud to belong to a nation which has sheltered the persecuted and the refugees of all religions and all nations of the earth. तो सोचिए आप, स्वामी विवेकानंद जी क्या कह रहे हैं? मुझे ऐसे धर्म से होने पर गर्व है जिसने दुनिया को सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकृत होने दोनों दिखाई। तो जब हम स्वामी विवेकानंद जी को कोट कर रहे हैं, जिन्होंने कहा हो यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस और टॉलरेंस की बात कही हो, यही हमारा सच्चा धर्म है, लेकिन इनका रास्ता पता नहीं कौन सा है। अपनी बात खत्म करते हुए, बातें तो बहुत हैं, महंगाई की बहुत बड़ी बात है। अब देखिए, इतने सीनियर और अयोध्या के हैं, अगर वो कह रहे हैं तो ये बात तो कहनी चाहिए कि चलो इस बहाने अयोध्या में जो काम किए वो भी बता दें थोड़े बहुत। पहले तो उसके लिए भी मेरे पास है, उसके लिए भी मेरे पास है। थैंक यू सर। ये लोग आपको उकसाते रहेंगे पीछे से जबरदस्ती, पर्ची भेज रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं, आप स्वयं विद्वान हो। नहीं अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी लाइट का सम्मान करता हूं। अभी तो महंगाई पे नहीं बोला मैंने। थैंक यू। और महंगाई पे इसलिए नहीं बोला कि चावल के दाम क्या थे 17 में और आज क्या है, गेहूं का दाम क्या था आज क्या है, लहसुन का पहले दाम क्या था आज क्या है, अरहर का दाल पहले क्या था आज क्या है, सरसों के तेल का दाम पहले क्या था आज क्या है, और दूध का प्रति लीटर का दाम क्या था वो आज क्या है। तो महंगाई आखिरकार क्या है? क्यों मुनाफा कमाने दे रही सरकार? सबसे पहले मैंने जो अपने गवर्नेंस स्पीच पे कहा था वो बात थोड़ी सी दोहरा देता हूं, क्योंकि पता नहीं सरकार जो सुनती है वो करती नहीं है। अयोध्या में विकास के नाम पर लोगों के मकान, दुकान, जमीन ले ली गई, और इस पुण्य काम में क्या सही मुआवजा नहीं मिलना था? ये चाहिए था उन लोगों को। अयोध्या के लोगों के रोते हुए, दुखी, परेशान हाल में उनकी बातों के वीडियो आए हैं,
और वो वीडियो आज सोशल मीडिया में दुनिया ने देखे थे और व्यक्तिगत रूप से वो लोग मिले थे मुझे। और मुझे याद है कि कुछ परिवार सरयू नदी में खड़े होकर के और अपने जनेऊ की कसम खा करके कह रहे थे कि हमें जो मुआवजा मिलना चाहिए तो सरकार ने मुआवजा नहीं दिया हमें। क्या व्यापारी दुखी नहीं इस बात को लेकर के कि वर्षों से जो उनकी दुकानें चल रही थी वो तोड़ दी गई? माजा बरहेटा, माजा अमथरा में लोगों की जमीनें सब ले ली गई। क्या मुआवजा सही दिया गया है? और क्या अयोध्या में जमीनों को लेकर के लूट नहीं चल रही है? रामपथ निर्माण में मुआवजा देने में अधिकारियों ने पूरी लूट की। अधिकारियों ने प्रभु राम की प्रजा का शोषण किया। और अगर ये बात आपको कहीं भी लग रही हो कि ये बात नहीं सही है तो अध्यक्ष महोदय मैं कहूंगा सरकार से, अयोध्या की जमीनों की सारी रजिस्ट्री सार्वजनिक करें। सरकार क्यों नहीं कर रही सार्वजनिक? आखिरकार सार्वजनिक क्यों नहीं कर रही है? और फिर जो समाजवादियों ने काम किए थे वहां पर, जहां पर एक ऑडिटोरियम बनाया था, भजन स्थल, अध्यक्ष मोदी आज भी आप जानकारी कर लें और कल की भी जानकारी कर लें। आप कल चलिए दिखाते हैं। मैं भगवान नहीं अध्यक्ष महोदय जब समय था बुलाने का तो आप पे भी इनविटेशन। मैं बुला रहा हूं ना सर, चलिए कल चलिए। अध्यक्ष महोदय जब समय था बुलाने का तो इनविटेशन आप पे भी नहीं था। ऐसा मतलब यहां तो कम से कम आप रेड कलर के चेयर पे बैठे हैं, हमारे नेता सदन तो रेड कारपेट पे दिखे ही नहीं। और फिर आप अध्यक्ष महोदय कार्ड तो ये भी नहीं बांट पाए। थैंक यू सर। तो इन्होंने एक और बात कही थी कि भगवान श्री राम की प्रतिमा का अनावरण करते हुए कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति अगर कहीं लगेगी तो भगवान श्री राम जी की लगेगी। तो कम से कम नेता सदन आज बताएं, क्योंकि अगर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की आप बात कर रहे हैं, आप सरदार पटेल की प्रतिमा की बात कर रहे हैं, और अगर दोनों से बड़ी लगा रहे हैं आप, तो तैयारी आपको आज ही करनी पड़ेगी। अगर आज आपने तैयारी नहीं की तो कल आप नहीं लगा पाएंगे। इसलिए क्या सरकार और नेता सदन ने वो तैयारी कर ली? और मैं अध्यक्ष महोदय आपसे कहना चाहता हूं अपनी बात खत्म करते हुए कि जो आप कह रहे हैं जाने की, मैंने नहीं कहा सर, मैंने भगवान चलिए ना चलिए आपका शिव की पूजा करके हम लोग जरूर जाएंगे, परिवार के साथ जाएंगे। और आप मुझे भी उस दिन भगवान बुलाएंगे तब जाएंगे, आपके बुलाने पर नहीं जाएंगे, भगवान बुलाएंगे तब जाएंगे। लेकिन यदि आप के साथ बहुत लंबा चौड़ा न जाने कौन सा हिसाब किताब रखा है। जो मैंने बात शुरू में कही थी कि सरकार अगर बजट इतना दे रही है तो खर्च क्यों नहीं कर पा रही है, और खर्च क्यों नहीं कर पा रही है इसका जवाब सरकार के से आना चाहिए। और जिस तरीके से किसान दुखी है और नौजवान को नौकरी नहीं है और अभी तक 40 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट जमीन पर नहीं पहुंच पाया, उसके लिए भी रेड कारपेट बिछा के तैयारी कर रहे हैं। अब मैंने बोल दिया है तो हो सकता है कहीं बराबर में कुछ जगह मिल जाए। मैं कभी कभी सोचता हूं अध्यक्ष महोदय ये बातें मुझे नहीं कहनी चाहिए, जो पीछे चले वही अच्छा, क्यों हम उसको बराबर में ले आए।